हेलो प्यारे बच्चों, आ गए अपनी अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फलन। अब देखिए फलन के बारे में एनसीईआरटी क्या कह रही है। परिभाषा, फलन की परिभाषा क्या बताई जा रही है। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एफ एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। दूसरी बात, दूसरे शब्दों में फलन f किसी अरिक्त समुच्चय ए से एक अरिक्त समुच्चय बी का इस प्रकार का संबंध कि f का प्रांत a है तथा f के सभी किसी भी दो भिन्न क्रमिक युग्मों के प्रथम घटक समान नहीं हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक, यदि f a से b में एक फलन है तथा a b f को बिलोंग करते हैं तो f a बराबर b, जहाँ b को f के अंतर्गत a का प्रतिबिंब तथा a को b का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। a से b के फलन f का प्रतीकात्मक रूप में f डबल डॉट a b से निरूपित करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि संबंध फलन बनेगा, इसको हमें समझना है। कुछ इसकी शायद लिखी हुई जो परिभाषा है उसको समझने में दिक्कत आती है थोड़ी सी, तो मैं अब आपको बता दूंगा कि दरअसल किस प्रकार इसको समझा जा सकता है फलन को, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो फलन यानी फंक्शन। फलन कितने प्रकार के होते हैं, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, फलन कितने प्रकार के हैं, ये जानकारी हम 11वीं कक्षा में लेते हैं। किस किस तरीके से कौन कौन से फलन परिभाषित होंगे, संबंध कितने प्रकार के हैं, ये जानकारी हम 12वीं क्लास में लेते हैं। 12वीं क्लास का जो चैप्टर है आपका पहला चैप्टर, उसमें हम बता देते हैं कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों मैं बता दूं कि संबंध 3 प्रकार का होता है, 12वीं में पढ़ेंगे, और फलन कौन कौन से हैं वो हम अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहली बात आ गई फलन यानी फंक्शन। तो फंक्शन में सबसे पहले क्या लेते हैं, संबंध। संबंध से क्या बना सकते हैं, फलन। f डबल डॉट a से b में फलन, ये प्रतीक होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम x बिलोंग टू a और y बिलोंग टू b, बेटा ऐसे लिख दें। यानी a में से हमने लिया है अवयव x और y में से कोई अवयव हमने ले लिया, सॉरी b में से हमने कोई अवयव ले लिया y, है ना। अब हम थोड़ा सा इसको मैपिंग पे समझते हैं। मान लीजिए ये हमने बना लिया a और ये हमने बना लिया b। बस हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि फलन क्या होगा। संबंध में तो x कोई भी अवयव इसमें हो सकता है और y इसमें हो सकता है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं b। तो हमने कहा 1 2 3 4 और यहाँ हमने लिख लिया a b c। ओके, तो यहाँ एक शर्त होती है भाई, x में एक वैल्यू या 2 वैल्यू या इससे ज़्यादा वैल्यू का y में प्रतिबिंब हो सकता है। यानी पहला केस ये है कि ये कहानी हो सकती है, बेटा ध्यान से समझना, ऐसा हो सकता है, ये संभावना है, कर सकते हैं आप। और x के प्रत्येक अवयव का y में प्रतिबिंब होना चाहिए, पहली शर्त होती है। x में देखिए 2 अवयव हैं, 2 का एक मान है इधर a, हमने कहा 1 पर भी एक प्रतिबिंब a है, 2 पर भी एक प्रतिबिंब a है, और a में जितने भी अवयव हैं हर एक का प्रतिबिंब b में है। अब मान लीजिए b में कोई प्रतिबिंब एक्स्ट्रा हो जाता है, b में कोई वैसी वैल्यू हो जाती है जो एक्स्ट्रा है। यानी मान लीजिए मैं लिख दूं यहाँ पे d, यहाँ पे कोई वैल्यू लिख दूं d,
तो ये हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। डी में ऐसा कोई मान हो सकता है कि उसका एक्स में कोई प्रतिबिंब ना हो, इससे फलन की परिभाषा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक से अधिक के प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। ऐसा मान लूँ एक ही एक्स पे वाई के दो मान हैं, एक ही एक्स पे वाई के दो मान या दो प्रतिबिंब हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बस ये हो जाता है फलन। यानी एक्स में कोई भी वैल्यू ऐसी ना हो जिसका वाई में प्रतिबिंब ना हो। वाई में दो वैल्यू के का एक्स में एक प्रतिबिंब ना हो, बस ये शर्त होती है। ठीक, तो समझ में आ गया। वाई में अतिरिक्त वैल्यू हो सकती है, वो चली जाएगी सह प्रांत में, कोडोमेन में। एक्स में अतिरिक्त वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए समझ में आ गया। तो ये होता है, इस प्रकार का जो संबंध होता है शर्तों के अनुसार, उसे कहते हैं हम फलन। फलन कितने प्रकार का है ये हम आगे बढ़ लेंगे, आगे देखेंगे। चलिए अब हम लेंगे उदाहरण नंबर 10। मतलब दो सिंपल सी शर्तें हैं, एक्स में कोई भी मान खाली ना हो, एक्स के हर मान का वाई में प्रतिबिंब होना चाहिए, और वाई में अगर हो सके कोई अतिरिक्त मान हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वाई के दो मानों का एक्स में एक मान ना हो, जैसा कि मैंने लगा रखा है, इस पे देख काट क्रॉस कर दिया मैंने। सी पे अगर मैं सी को देखूं, एक्स के दो मान हैं 3 और 4, तो गलत हो जाएगा ये। इनमें से एक नहीं होना चाहिए, यानी दो वाई पर एक एक्स नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। ठीक, चलिए तो फलन केवल दो बातों से परिभाषित हो गया। अब लेते हैं आगे उदाहरण नंबर 10, इसको समझेंगे। उदाहरण नंबर 10 में क्या है? उदाहरण नंबर 10, शाबाश। मान लीजिए कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और n पर परिभाषित एक संबंध r इस प्रकार है। तो r पहले लिख लेते हैं। n पर परिभाषित r x डॉट वाई कोमा वाई डबल वाई इक्वल टू 2x, x कोमा वाई प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ये कहानी है। यानी हमारे पास एक ऐसा संबंध है जिसमें y 2x के बराबर है। ठीक, अब ये कह रहे हैं x के प्रांत से प्रांत परिसर क्या है, क्या यह संबंध एक फलन है। बता रहे हैं भाई, संबंध लिखा है, क्या एक फलन है। ठीक, प्राकृत संख्या है, यानी अगर x लें तो x का 2 गुना हम क्या लेंगे, y लेंगे। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं हर एक x का कोई ना कोई y ज़रूर होगा। तो हम कह रहे हैं प्रत्येक x के लिए y का मान निश्चित रूप से होगा। अतः y बराबर 2x एक फलन है। ये बात समझ में आ गई। यानी x, हर एक x पे कोई ना कोई y जरूर होगा, चाहे आप कोई भी प्राकृत संख्या रखते हैं, हर हाल में x रखें तो y होगा ही होगा। तो इसका मतलब हो गया कि यह फलन है। y में हो सकता है ऐसे बहुत से मान हो y के जिनके लिए x ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए अब आता है कि इसका प्रांत, सह प्रांत और परिसर क्या है। तो क्या लिख देंगे, प्राकृत संख्याएं हैं, प्रांत के लिए क्या हो जाएगा n, परिसर के लिए भी क्या हो जाएगा कोई भी प्राकृत संख्या, और सह प्रांत के लिए भी क्या हो जाएगा कोई भी प्राकृत संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में है तो प्राकृत संख्याएं ही होंगी। ठीक, चलिए अब लेते हैं उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 को पकड़ लेते हैं, शाबाश।
उदाहरण नंबर 11। शाबाश। नीचे दिए गए संबंधों में से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दशा में कारण सहित बताइए कि क्या यह फलन है अथवा नहीं। ठीक, चलिए तो पहले वाला केस देखते हैं। यहाँ एक संबंध दिया बेटा, r बराबर, बहुत ध्यान से करने के सवाल हैं, 2 1 3 1 4 2, ये पहले वाला है। तो इसकी जांच कैसे करेंगे बेटा? मैपिंग बना के कर लेंगे, मैप से कर लेंगे। इसको क्या मान लें? इसे x की जगह रख लेंगे और इसे y की जगह रख लेंगे। तो यहाँ x बना लेंगे और यहाँ y बना लेंगे। पता लग जाएगा फलन है या नहीं। तो x लिखेंगे 2 3 4, 2 3 4। y लिखेंगे 1 1 2, 1 1 2। तो बेटा एक को एक ही बार लिखना है। 2 पे 1 ये चला गया देखो, 3 पे 1 ये चला गया देखो, और 4 पे 2 ये चला गया देखो। तो हम देख रहे हैं कि x के प्रत्येक मान का y में प्रतिबिंब है। x के एक से अधिक मानों का भी y में प्रतिबिंब है, जो कि हो सकता है फलन में, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 का एक प्रतिबिंब 2 अलग है, यानी y में 2 पर x में एक प्रतिबिंब नहीं है। तो इसका मतलब ये फलन है, फलन है पक्का। आगे चलते हैं, शाबाश, और देखते हैं, क्योंकि हम ऐसा उदाहरण भी यहाँ पढ़ेंगे जिसमें फलन नहीं होगा तो हमारा जो फंडा है यहाँ क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया कि x में एक से अधिक मानों के प्रतिबिंब y में एक जैसे हो सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ क्लियर होगी। अब लेते हैं इसका दूसरा पार्ट। शाबाश, अब दूसरे वाले में और क्लियर हो जाएगा। देखिए, हाँ, r ये हो गया 1 2 2 3 3 4, 1 2 2 3 3 4, 4 5 5 6 6 7, 4 5 5 6 6 7। इस तरीके से एक संबंध बनाया हुआ है। कैसे पता करेंगे बच्चों? मैपिंग से, है ना। इसका मैप बना लेंगे, इस तरीके से बना लेंगे। तो एक वैल्यू बना लेंगे x के लिए, एक वैल्यू बना लेंगे y के लिए। ये मान लो मैंने x बना दिया और ये y बना दिया। पहले अवयव को रखेंगे x में और दूसरे को रखेंगे बेटा y में। तो 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। दूसरा 2 3 4 5 6 7। अब जोड़ेंगे संबंध को, अब संबंध को जोड़ लेंगे। ठीक, अब 1 का 2 से जोड़ना है ना, 1 का 2 से जोड़ना है। तो बेटा ये जुड़ गया देखो, 2 का 3 से ये जोड़ दिया, 3 का 4 से ये जोड़ दिया, 4 का 5 से, 3 का 4 से, है ना, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से, 6 का 7 से। तो x के प्रत्येक अवयव का y में प्रतिबिंब है, और y के किन्हीं दो अवयवों का x में कोई एक प्रतिबिंब जो नहीं होना चाहिए वो नहीं है। यानी y के 2 मान हों, बार बार समझा रहा हूँ बेटा, x का 1 मान वैसा नहीं है ना। तो इसका मतलब ये भी फलन है। ओके, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट, मैंने कुछ गलती कर दी। 2 2 3, 1 2 2 3, 1 मिनट, 1 2 2 2 पे भी है बेटा, 2 4 पे भी है सेकंड में। ना ना ना, ये मैंने थर्ड बना लिया बेटा, ये मैंने थर्ड लिख दिया, थर्ड है ना, ये थर्ड है, क्योंकि मैंने वो दूसरा टॉपिक लिया ही नहीं, फलन है। थर्ड का लिए मैं ये थर्ड वाला लिखा है बेटा, सेकंड वाला मैं दोबारा लिखूंगा, है ना।
सेकंड वाला मैं दोबारा लिखूंगा, सेकंड वाले को चेक करेंगे, शाबाश। क्योंकि ये कुछ बुक में इस तरीके से दिया था। अब सेकंड वाले को दोबारा बनाऊंगा, देखो मैं ऐसे बना देता हूँ। अब तो समझ गए आप क्या करना है। 2 3 4, यहाँ पे 2 4 3 4 ऐसे ये हो गया। तो एक बार 4 लिखेंगे, बस हो गया। 2 3 4 लिखेंगे बेटा, 3 4, क्योंकि यही अवयव हैं। 2 3 4। तो पहला लेंगे 2 2, दूसरा लेंगे 2 4, और तीसरा लेंगे 3 3, और चौथा लेंगे 4 4। देख बेटा गलत हो गया, ये गलत हो गया। देख ये जो 4 है इसके 2 प्रतिबिंब आ रहे हैं एक्स में, एक 2 पे एक 4 पे, यानी इधर से एक अवयव 2 प्रतिबिंब एक्स में बना रहा है, जो नहीं होना चाहिए। एक्स की तरफ से हो सकता है, एक्स की तरफ से हो सकता है, इधर से नहीं बनाना। मतलब ये 1 है और इसके कितने प्रतिबिंब हैं? 2। हो रहा है नहीं? यहां से 2 मान हो, उनका 1 हो, ठीक है, 2 मानों पर 1 मान है। उसके बाद हाँ, 2 भिन्न प्रतिबिंब 2 और 4 से संबंधित हैं, क्योंकि एक ही प्रथम अवयव 2 के 2 प्रतिबिंब 2 और 4, यहाँ से देखो, एक 2 पे ये पहुंच गया और एक 4 पे ये पहुंच गया, ऐसे। ये गलत हो गया बेटा, ये फंडा गलत हो गया। इधर के 2 मानों पर इधर 1 मान नहीं होना चाहिए, इधर के 2 मानों पर इधर 1 मान हो। देखो ये सही है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, 4 का प्रतिबिंब 4 है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 का प्रतिबिंब 3 है, हो सकता है। अब यहाँ पे 1 मान 2 है, 1 मान 4 है, लेकिन दोनों पर यहाँ 1 ही मान है, ये गलत हो गया। तो हमने लिख दिया फलन नहीं है। क्यों? y के 2 मानों का x में एक ही प्रतिबिंब है, y के 2 मानों का x में एक ही प्रतिबिंब है। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज तो करता है ये ढूंढना पड़ेगा। ये आ गया, देखो, शाबाश। चलिए तीसरा हो चुका पहले ही। चलिए अब चलते हैं अगले वाले पे, अगले वाले को ढूंढते हैं। शाबाश। हाँ चलिए तीनों हो गए हैं, अब चलते हैं आगे। परिभाषा 6 एनसीईआरटी के अगले पेज पे लिखा है, परिभाषा 6, एक ऐसे फलन को जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसका कोई उपसमुच्चय हो, वास्तविक मान फलन कहते हैं। रियल वैल्यू फंक्शन, वास्तविक मान फलन, रियल वैल्यू फंक्शन। क्या कह रहे हैं? ऐसे फलन जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसका कोई उपसमुच्चय हो। मतलब जिसका परिसर जो है, परिसर क्या हो? बिलोंग टू रियल नंबर, ये शर्त होती है। प्रांत के बारे में कुछ नहीं लिखा, प्रांत कुछ भी हो सकता है, देखो ध्यान देने की बात है, प्रांत कुछ भी हो सकता है, वास्तविक हो काल्पनिक हो कैसा भी हो। शर्त सिर्फ ये है कि रेंज जो है वो रियल वैल्यू, रियल वैल्यूज, रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होना चाहिए, है ना। चलिए अब देख कुछ फलन, उदाहरण नंबर 12 में पहले पढ़ लें बेटा, उदाहरण नंबर 12 करेंगे पहले। शाबाश। एग्जाम्पल नंबर 12 करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 12 को पढ़ेंगे आराम से। उदाहरण 12, शाबाश। मान लीजिए n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, f डबल डॉट एन एन, यानी वास्तविक संख्याओं में एक फलन है, ऐसे लिया बेटा यूं। और fx 2x+1 द्वारा परिभाषित है, fx है 2x+1,
इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे दी गई सारणी को प्रयुक्त करिए। ठीक, मतलब मान पूछ रहा है। ये कह रहा है f1 का मान क्या होगा, तो 1 लगा देंगे बेटा x जगह पे, तो 2 1 + 1 ये हो गया 3। फिर पूछा f3 का मान पूछ लिया, तो क्या हो गया 3 2 + 1 ये हो गया 7। बस यही इसके आंसर होंगे बेटा, सारणी भरनी है, x के मान लगाते जाएंगे, y का मान आता जाएगा। चलिए, हो गया, सिंपल सवाल था, आगे चलेंगे। ओके डन, शाबाश। कुछ फलन और उनके आलेख। फलन फंक्शन एंड देयर ग्राफ। फलन तथा उनके आलेख। अच्छा, ग्राफ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? ग्राफ को अंग्रेजी में कहते हैं ग्राफ। अच्छा, ग्राफ को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? ग्राफ को हिंदी में कहते हैं आलेख। यानी एक तरीके से इसका लेखन किया गया, इसको लिखा गया, है ना, आलेख। शाबाश। तो तत्समक फलन, सबसे पहला फलन क्या है? तत्समक फलन। आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन। आइडेंटिटी फंक्शन, शाबाश। ओके, आइडेंटिटी फंक्शन यानी एक वैल्यू पर एक वैल्यू हो, एक x एक y। मान लीजिए यार वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है y बराबर fx, y बराबर fx। x बिलोंग टू r, क्या कह रहे हैं? x वास्तविक संख्या हो। वास्तविक मान फलन इस प्रकार के फलन को तत्समक फलन कहते हैं। यानी f r r वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में फलन जो होता है ये तत्समक फलन होता है। एक मान y का, एक मान x का। और यहाँ कह रहे हैं कि सरल रेखा, इस आलेख से एक सरल रेखा होता है, यह रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। यानी y बराबर x क्या है बेटा? यह है सरल रेखा। ऐसा हो गया, ठीक। चलिए, कैसा ग्राफ होगा? अगर ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा? सरल रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है बेटा, ऐसा बन जाएगा। ये रहा, देखो, ये y और ये x, x बराबर y, मान में x बराबर y। आइडेंटिटी फंक्शन है। अब आता है अचर फलन। अचर फलन दूसरा नंबर है अचर फलन का। शाबाश। अब आ गया अचर फलन नंबर 2 पे। अचर फलन, अचर फलन का मान बेटा हमेशा कांस्टेंट रहता है, f(x) बराबर c। अचर फलन यानी जैसे हमने लिख दिया y बराबर 5, क्या लिखा? ये उदाहरण के लिए लिख दिया मैंने, है ना। तो अचर फलन हो जाएगा ना। कैसा ग्राफ होगा? ये मान लीजिए y बना दूं और ये x बना दूं, तो y का मान हमेशा 5 बना रहेगा। y का मान हमेशा 5 ही रहेगा। इसके बाद आगे देखते हैं नंबर 3 में क्या कह रहे हैं। एक एक फलन को बेटा समझ लेना है। 11वीं के लेवल पे फलन कैसे दिखाए जाते हैं ये आपको समझना है। 12वीं में फिर इनकी जानकारी और बढ़ेगी। पहला चैप्टर 12वीं में संबंध में फलन है ना। शाबाश। अब आया बहुपद या बहुपदीय फलन नंबर 3। बहुपदीय फलन यानी पॉलिनोमियल फंक्शन।
पॉलिनोमियल फंक्शन, ये वाला। ठीक, तो y बराबर x, इसमें हम जनरल एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं इसका, x की पावर को बढ़ाते हुए चलते हैं। लेकिन बेटा x की पावर जो है, x की पावर में x में जो घात है वो पूर्णांक होनी चाहिए। देखो ध्यान से देखना, एफ एक्स ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, जितना चाहे कर सकते हैं, an x की पावर n। तो जो पावर है n एक पूर्णांक है। मतलब यहाँ अगर मैं लिख दूँ एफ एक्स बराबर a नॉट प्लस एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे कोई नंबर लिख देता हूँ। देखो मैंने 2 लिख दिया, मैंने 2। एफ एक्स बराबर 2x की पावर 1/3 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो हम कहेंगे यह बहुपद फलन नहीं है, बहुपद फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर 1/3 पे बहुत सारी संख्याएं ऐसी हो जाएंगी जिनका मान हम नहीं निकाल पाएंगे, जो अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। समझ रहे हैं बात को बेटा? अपरिमेय संख्याएं फंस जाएंगी, काल्पनिक संख्याएं फंस जाएंगी, तो ये परिभाषित नहीं होगा। इसको क्या कहेंगे? बहुपद फलन नहीं है। तो बहुपद फलन में ध्यान दे, x की जो घात लगेगी बेटा वो पूरी होनी चाहिए। ओके, और x पे अगर कोई मान निकालते हैं y का, तो वो फिर वास्तविक मान भी होना चाहिए। मान लीजिए कोई x रख दें, मान वास्तविक होना चाहिए, क्योंकि वास्तविक मानों का फलन है। ज़्यादातर हम क्या पढ़ते हैं? वास्तविक मानों का फलन पढ़ते हैं। खैर वो बाद की बात है, पर मान वास्तविक मानों में परिभाषित हो जाना चाहिए। ठीक, तो x की पावर ये नहीं होगी, फ्रैक्शनल नहीं होगी, भिन्न रूप में नहीं होगी। ठीक है, शाबाश। तो ये हो गया बहुपद फलन। इसमें हम पढ़ते हैं द्विघातीय फलन, द्विघातीय फलन। तो कैसा होता है द्विघातीय फलन? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा हो गया मान लो बेटा, है ना, ऐसा हो जाता है। देखो अब देखो x की 2 घात है यहाँ पे, ऐसा फलन हो जाता है। जैसे ये हमने लिखा, जैसे ये वाला मैंने क्या लगा दिया? उदाहरण। 3 घात का हो सकता है। तो बहुपद फलन मतलब यहाँ पर पद 1 से ज़्यादा हो, यहाँ पर पद 1 से ज़्यादा हो। ठीक, शाबाश। चलिए अब देखते हैं आगे, उदाहरण नंबर 13 को पढ़ेंगे बेटा, एग्जाम्पल नंबर 13 को पढ़ेंगे। शाबाश। तो हम पढ़ रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण फलन, है ना। उदाहरण नंबर 13, शाबाश। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स वास्तविक है, आर से परिभाषा देनी है। इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे की तालिका को पूरा कीजिए। इस फलन का प्रांत तथा परिसर और आलेख भी बनाइए। यानी y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये है बेटा। अब आलेख बनाना है तो क्या करते हैं? ऐसे बना लेते हैं। देखो कुछ मान लो इधर x रख लूँ, इधर y रख लूँ। 0 0 1 1 -1 1, 2 4 -2 4, बस बेटा बन जाएगा, इससे बन जाएगा। इतना सा काम कर लो, हो जाएगा। ठीक, चलिए आलेख बना लें ऐसे। ये बना लेते हैं x और ये बना लेते हैं y, शाबाश। तो कुछ मान रख के बना सकते हैं। x में 0 1 -1 है ना, तो बेटा यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं।
यहाँ -1 ले लेते हैं, यहाँ -2 ले लेते हैं। अब y में 0 पर 0 लेंगे, 1 पे 1 लेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ तक जाते जाते 4 तक आ जाएगा ये, है ना, ऐसा हो जाएगा। देखो दोनों तरफ होगा, दोनों तरफ के मान लेंगे, शाबाश, ऐसे यूँ। तो 2 पे मान कितना है 4, तो ऐसे मिला लेंगे, ये बिंदु आ जाएगा। 1 पे मान कितना है बेटा 1 आ रहा है, ये ले लेंगे यहाँ, ऐसे ही यहाँ कर लेंगे, ऐसे, है ना, यूँ। थोड़ा इधर चला गया, यहाँ ले लेते हैं ऐसे, हाँ शाबाश, ओके। अब इन बिंदुओं को मिला के देख लेंगे, इन बिंदुओं को मिलाकर देख लेंगे, ऐसे कुछ ऐसा, ऐसा हो गया। तो परिसर क्या है, परिसर क्या आ रहा है बेटा, है ना, परिसर क्या आ रहा है, परिसर में यानी रेंज क्या आ रही। तो रेंज देखो बेटा पॉजिटिव है, रेंज क्या है, पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है, और पूर्णांक है या नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन धनात्मक है, पॉजिटिव है। तो परिसर कैसा हो गया Z+, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक नहीं है, Z+ में पॉजिटिव रियल नंबर लिख देंगे बेटा, रियल नंबर है लेकिन पॉजिटिव है। और x कैसा हो गया, प्रांत कैसा हो गया, प्रांत हो जाएगा रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन परिसर में जो गया, इसमें गया पॉजिटिव रियल नंबर, धनात्मक वास्तविक संख्या, ठीक। अब आया उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 14 को लेंगे बेटा, शाबाश। उदाहरण नंबर 14, शाबाश। f(x) x³ f(x) बराबर है x की पावर 3। तो ग्राफ बनाना है, बस, और प्रांत और परिसर देखने हैं। तो क्या करते हैं, बड़ा आसान है, ऐसे, ये x और ये y। तो 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, यहाँ -1 ले लें या -2 ले लें, ठीक है। तो चलिए x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और -1 रखेंगे तो बेटा माइनस का 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा नंबर, ये वैल्यू 8 हो जाएगी देखो, और ये माइनस की 8 हो जाएगी बेटा, ऐसे, ऐसा। तो कुल मिला के कैसा हो रहा है, कुछ इस तरीके से हो रहा है, ऐसा। तो डोमेन क्या है, प्रांत क्या है, प्रांत x बिलोंग टू रियल नंबर। अच्छा, परिसर क्या है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव का झंझट नहीं है, y बिलोंग टू रियल नंबर, बस दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं। शाबाश। अब आता है परिमेय फलन, रेशनल फंक्शन। अब लेते हैं परिमेय फलन, रेशनल फंक्शन, शाबाश। परिमेय फलन यानी रेशनल फंक्शन, ऐसा। क्या बताया इन्होंने कि कोई फंक्शन f(x) तथा g(x) प्रांत में परिभाषित बहुपदीय फलन है, g(x) 0 नहीं है। यानी ये कह रहे हैं कोई फलन ऐसा है बेटा f(x) बटे g(x) और जहाँ g(x) 0 के बराबर ना हो, इस रूप में लिखा हुआ, और f(x) तथा g(x) बहुपदीय फलन है, बहुपदीय
फलन है। समझ रहे बात को? शाबाश। मतलब हम ये लिख दें कि साहब एफ एक्स जो है ऐसा है 5x² बटे x। तो ये क्या होगा? ये नहीं होगा, ये रैशनल फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि देख लें एक्स एक्स वैसे ही कट जाएगा। तो बहुपदीय फलन होना चाहिए, है ना। जैसे ऐसे देखो, जैसे लिख देते हैं, जैसे एफ एक्स ऐसा लिख देते हैं x+1 और नीचे x-1 ऐसा लिख दिया, मान लो। देखो हो जाएगा x² + 1, यहाँ स्क्वायर है बेटा, ये ऐसे ऐसा हो गया, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 15 की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 15। ओके, उदाहरण नंबर 15। शाबाश। क्या कह रहे हैं? एक वास्तविक मान फलन f जिसमें जीरो नहीं है, यानी जीरो को छोड़ दिया गया है बेटा, ऐसे लिखा हुआ है f∬r और इसमें छोड़ा गया है जीरो को। ये छूटा हुआ एलिमेंट है बेटा और है वास्तविक मानों में, ऐसे लिखा होता है, यानी जीरो नहीं लेना है इसमें। ठीक, कुछ इस तरीके से परिभाषित है, f(x) = 1/x, ऐसा है। द्वारा कीजिए, इस परिभाषा का प्रयोग करके तालिका को पूर्ण कीजिए, प्रांत और परिसर भी ज्ञात कीजिए। ठीक, एक ऐसा फलन है, मान लीजिए। ठीक, प्रांत और परिसर। तो यहाँ x का मान क्या नहीं लेना बेटा? x नहीं लेना है 0 के बराबर, बस। बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या लिख देंगे? प्रांत क्या हो गया? प्रांत क्या हो गया? x बिलोंग टू रियल नंबर, और यहाँ लिख देंगे बेटा ऐसे, इसमें 0 नहीं लेना है, ऐसे लिख देते हैं। मतलब x वास्तविक संख्या तो है, लेकिन ये निशान लगा दिया माइनस का, 0 नहीं लेना इसमें से, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसका ग्राफ बनाना है अपने को। मेन तो अपने को ग्राफ से ही समझना है, ग्राफ बनाने हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। तो इधर हम क्या बना लें? y को क्या कहते हैं? f(x). f(x) को y लिख लेते हैं, इधर x लेंगे। शाबाश, x के मान। तो x का मान 0 लेंगे तो अनंत हो जाएगा, फिर धीरे धीरे घटता जाएगा, इस तरह का फलन हो जाएगा बेटा, ऐसे। और यहाँ x का मान माइनस में लेंगे तो कुछ इस तरह का फलन हो जाएगा, ऐसे, बस। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। इस तरह का फंक्शन जो होता है, क्या कहते हैं उसको? हाइपरबोलिक फंक्शन। कौन सा हाइपरबोला है ये? इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अति परवलयाकार, आयताकार और अति परवलयाकार फलन, आयताकार अति परवलय, ये इसका नाम होता है। अति परवलय आप पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति में, कितने टाइप के अति परवलय हैं। तो एक अति परवलय वहाँ पे भी पढ़ते हैं हम लोग, हैं। तो इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन। शाबाश। अब आती है बात, रेंज क्या होगी? तो रेंज होगी रियल नंबर। परिसर जो होगा बेटा, परिसर कैसा होगा? y बिलोंग टू रियल नंबर, है ना। y रियल नंबर होगा, क्योंकि जब हम x में 0 लेंगे ही नहीं, जब हम x में 0 लेंगे नहीं तो बेटा y अनंत होगा ही नहीं। तो सीधा लिख दो रियल नंबर। शाबाश। ओके, डन करें, हटा दें। शाबाश। चलिए
एक एक फलन को हम पढ़ रहे हैं आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आया मापांक फलन, मॉड्यूलस फंक्शन। मापांक फलन, शाबाश। मापांक फलन, मॉड्यूलस फंक्शन। तो मापांक फलन में मान हमेशा धनात्मक लिया जाता है। मापांक फलन में मान हमेशा कैसा लिया जाता है? फलन का धनात्मक लिया जाता है। यानी x का मान हम कुछ भी रखें लेकिन y का मान हमेशा धनात्मक ही लिया जाता है। तो इसे कैसे लिखते हैं बेटा? मापांक फलन को y बराबर मोड ऑफ fx, ऐसे लिखते हैं बेटा मापांक फलन को। यानी x का मान मैं कुछ भी लगा दूं इसमें तो y का मान हमेशा धनात्मक ही होगा। यानी y में जो ग्राफ बनेगा वो ऋणात्मक अक्ष पे नहीं बनेगा, ऋणात्मक में इसका कोई मान नहीं होता है। अब इसे लिख देते हैं जैसे y बराबर मोड x, नंबर 1, नंबर 2 y बराबर x प्लस 2 मोड, इसे मोड बोल देते हैं बेटा। दो उदाहरण ले लिए मैंने, इन दोनों से हम समझ लेंगे। यहाँ नंबर 1 को समझ लेंगे बच्चों, यहाँ नंबर 2 को समझ लेंगे, ऐसा कर लेंगे बस। बाकी आगे की जानकारी आगे जैसे जैसे मापांक फलन आएंगे, 12वीं में आएंगे, कंपटीशन लेवल पे आएंगे, हम उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम इनकी संख्या नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न खड़ा होता है फिर। अभी प्रयोग से देखेंगे। शाबाश। हेलो, ओके, कुछ नहीं। हाँ, शाबाश। चलिए, तो पहले इसको देख लें एक बार कैसा होगा ये। तो जैसे कि मैंने कहा कि y में ऋणात्मक की तरफ नहीं जाना है, ये x है, तो x में हम कोई भी मान रख सकते हैं, 0, 1, 2, -1, -2 या कोई भी। अब जब मैं यहाँ इस जगह पे 0 रखता हूँ तो ये मुझे 0 मिलेगा। जब मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो मुझे यहाँ 1 मिलेगा, 2 रखता हूँ तो 2 मिलेगा, ऐसा। ठीक, यानी ये क्लियर हो गया कि ये एक सरल रेखा मुझे मिल जाएगी ऐसे, है ना। अच्छा, अब इसके बाद जब मैं -1 रखता हूँ तो बेटा मुझे 1 ही मिलेगा। मैं -1 रखूँ तो ये मापांक जो लगा इसे पॉजिटिव कर देगा, यानी यहाँ जो भी मान बनेगा उसको धनात्मक कर देगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ -2 लूँ तो 2 कर देगा। तो ये कहानी हो गई, देखो मापांक फलन। यानी अगर ये मापांक नहीं होता तो ये रेखा नीचे आ जाती बेटा ऐसे तो इसका मतलब हो गया कि इसको पलट दिया, इसको पलट दिया। यानी मापांक फलन में जब फलन का मान ऋणात्मक होता है तो मापांक फलन उसे पलट के y एक्सिस पे बना देता है। ठीक है, इसके बाद देखो इसका एक एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे एक उदाहरण ले लेंगे। देखो मैंने कहा यदि f(x) कैसा है, ऐसा है। देखो ऐसा है, f(x) मान लीजिए ऐसा है बेटा, ऐसा है मान लो, है ना, ऐसे लिख लिया मैंने। तो मोड f(x) कैसा होगा, ज़रा बताओ मोड f(x) कैसा होगा। मोड f(x) में क्या होने वाला है, ये y और ये x, ये y। तो मोड f(x) में क्या होना है, इससे ऊपर जो जगह ना इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ ये झुका तो रहेगा, इधर वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ध्यान देंगे बेटा, जो नीचे वाला हिस्सा ये पलट जाएगा, ऐसा हो गया समझ रहे ना बात को। ऋणात्मक यहाँ हो रहा है, बस ये कैसा होगा, पलट जाएगा। यदि f(x) ऐसा है जिसमें कोई ऋणात्मक मान है तो इसका मोड बना दिया मान लो ऐसे,
तो ऋणात्मक वाला प्लस में पलट जाएगा। इस बात को समझना है ना। शाबाश। इस दूसरे वाले को बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 2 जो हमने लिया है ये वाला, तो ये भी बन जाएगा, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी क्या करें, कुछ मान रख लेंगे हम, ये x और ये y। तो पहले 0 रखेंगे x को, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी बेटा, 1 2। 1 रख देंगे इसको, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये लो, ऐसा हो गया, देखो ऐसे। अच्छा, -1 रखेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, यहाँ आ गया देखो। -2 रखेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो बेटा ऐसा हो गया, देखो यूँ जा रहा है ना, यूँ जा रहा है ऐसे, यूँ ऐसे है ना, ऐसे जा रहा है देखो। और यहाँ से फिर इधर को बढ़ेगा, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, तो यहाँ से इधर को बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा। यहाँ -3 या -2 ले लिया, यहाँ -3 ले लिया, यहाँ -4 ले लिया, है ना। तो ये वैल्यू वापस पॉजिटिव आने लगेंगी, यानी x के मान इसमें रख के देखेंगे, 1 2 3, -1 -2 -3 रख के ऐसे देखेंगे, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक, यानी ये रेखा, एक सरल रेखा बना ले तो ऐसी बनेगी बेटा, यूँ नीचे की तरफ। तो इसका ऋणात्मक वाला जो हिस्सा है बस ये ऊपर पलट जाएगा, जो करते हो। तो मापांक फलन को समझ गए। अगर किसी फलन का मापांक फलन बनाना हो तो उसका y में जो हिस्सा गया है ऋणात्मक वाला, उसको पलट के धनात्मक y में कर देना है। ठीक, जैसा कि मैंने अभी बताया था। ठीक, तो एक क्वेश्चन और करा के इसको डन करता हूँ। अब देखते हैं एक बार, एक उदाहरण अपनी तरफ से दे रहा हूँ बेटा। यदि fx, देखो फिर से क्लियर करूंगा मैं, है तो मोड fx का ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाइए, देखो कितनी बढ़िया बात है ये। ऐसा, ये क्या है बेटा, ये fx है, और इसके साथ में क्या बनाना है, मोड fx बनाना है। अब देखो क्या करने वाले हैं हम लोग। जहाँ जहाँ ये y अक्ष से नीचे को जा रहा है वहाँ वहाँ कुछ बिंदु मान लेते हैं। ये बिंदु मान लेते हैं a, ये b और ये c। ठीक, तो यहाँ पे भी कुछ बिंदु ऐसे लगा लेते हैं अपन, a, b और c। तो जो इसका पॉजिटिव वाला हिस्सा है बेटा, उसको नहीं छोड़ना है, उसको छेड़ना नहीं है हमें। तो a वाला हिस्सा जो कहता हूँ, और c से आगे पॉजिटिव बेटा ये भी जो कहता हूँ, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसका जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है ना, ध्यान देंगे, देखो ये वाला हिस्सा है पॉजिटिव वाला, एक ही, इसको नहीं करना, कुछ नहीं करना इसमें। जो ए वाला हिस्सा है, ए से पीछे देखेंगे नेगेटिव वाला हिस्सा, तो ये पार्ट नेगेटिव वाला है ना, ऐसे इसको पलट के पॉजिटिव में कर दो बेटा। ये लो, जो कहते हो पलट दिया। बी से सी के बीच में ये नेगेटिव में जा रहा है, इसको बेटा पॉजिटिव में कर दो जरा। तो ये कैसा बन गया, मॉड ऑफ fx बन गया। ये ग्राफ मॉड ऑफ fx हो गया, मापांक हो गया। बस अब समझ में आ गया होगा। शाबाश, चलिए आगे चलते हैं। ओके, शाबाश। तो मापांक फलन के बाद आगे वाली जो चीज़ है वो लेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, शाबाश, मिलते हैं।